Hello friends, welcome to our YouTube channel Commerce with Logic. Myself खुर्शीद अंसारी. आज हम ये देखने वाले हैं ये शेयर मार्केट क्या होता है. शेयर मार्केट के बारे में एक कहावत है दोस्तों, जो शेयर मार्केट में सुबह में पैसे लेकर के आता है उस शाम को शेयर मार्केट से नॉलेज लेकर के जाता है. दूसरी साइड जो सुबह में शेयर मार्केट में नॉलेज लेकर के आता है उस शाम को शेयर मार्केट से नॉलेज के साथ साथ पैसे भी लेकर के जाता है. सो ये डिसाइड आपको करना है, शेयर मार्केट में बस पैसे लेकर के आना है या पैसे के साथ साथ नॉलेज भी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. शेयर मार्केट को समझने के लिए आपको बिजनेस डेवलपमेंट के फेज को जानना पड़ेगा. फेज 1, फेज 2, फेज 3. फेज 1 स्मॉल कैपिटल, फेज 2 मॉडरेट कैपिटल, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम. फेज 3 लार्ज कैपिटल. चलिए इन बिजनेस डेवलपमेंट फेज को डिटेल में देख लेते हैं. फेज 1, स्मॉल बिजनेस रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल. छोटे बिजनेस करने के लिए छोटा कैपिटल लगता है. हमारे इस एग्जाम्पल में बिजनेसमैन का नाम मिस्टर दीपक है और जो उनका बिजनेस है उसका नाम है एबीसी. तो मिस्टर दीपक कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं और सामने से कस्टमर उनको पेमेंट करते हैं. अब देख सकते हैं कस्टमर लेस इन नंबर है, जिनके वजह से जो यहाँ पे बिजनेस है वो छोटा बिजनेस है और क्योंकि बिजनेस छोटा है इसमें लगने वाला पैसा भी कम ही होगा. सो बिकॉज ऑफ दैट मिस्टर दीपक वो पैसे का अरेंजमेंट अकेले ही कर पाते हैं और बिजनेस को अकेले ही चलाते हैं. आइए अभी फेज 2 को देखते हैं. मॉडरेट बिजनेस रिक्वायर्स मॉडरेट कैपिटल. जो बिजनेस ना ही बहुत बड़ा होता है ना ही बहुत छोटा होता है, उसमें लगने वाला पैसा भी नॉर्मल होता है. ओके, तो फेज 2 में क्या हुआ, कस्टमर बढ़े जिनकी वजह से मिस्टर दीपक को अपना बिजनेस बढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से मिस्टर दीपक को बिजनेस में ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट हुई और मिस्टर दीपक के पास था नहीं उतना. तो मिस्टर दीपक ने क्या किया, अपने साथ पार्टनर्स को जोड़ लिया और जो उनका एबीसी बिजनेस था अभी वो एबीसी पार्टनरशिप फर्म बन गया. आइए दोस्तों फेज 3 देखते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फेज 3 का हमारे डिस्कशन में. फेज 3, लार्ज बिजनेस रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल. बड़ा बिजनेस करने के लिए कैपिटल भी बहुत ज्यादा चाहिए रहता है. फेज 3 में दोस्तों मिस्टर दीपक के कस्टमर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए,
जिसके वजह से मिस्टर दीपक को अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ज़रूरत पड़ी। मिस्टर दीपक को अपने बिजनेस को बहुत ही बड़े लेवल पे ले जाने की ज़रूरत पड़ी। मिस्टर दीपक के पास उतने पैसे थे नहीं, और बस इतना ही नहीं, मिस्टर दीपक अपने साथ 2-4 पार्टनर लोग को जोड़ करके भी इतने पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पाते थे। सो देखते हैं ऐसे सिचुएशन में मिस्टर दीपक पैसे का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। लेट्स से मिस्टर दीपक को एबीसी कंपनी रन करने के लिए 100 करोड़ की जरूरत है। आउट ऑफ दिस 100 करोड़ 50 करोड़ मिस्टर दीपक के पास अवेलेबल है। मीन्स एडिशनल 50 करोड़ का मिस्टर दीपक को शॉर्टेज हो रहा है। ये शॉर्टेज मिस्टर दीपक 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1, मिस्टर दीपक बैंक से लोन ले लें। जैसा कि आप जानते हो, बैंक से जब भी हम लोन लेते हैं तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम प्रॉफिट करें या ना करें, वो पैसा यूज करके हमको बैंक वालों को ड्यू डेट पे वो पैसा रिटर्न करना रहता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। सो बिकॉज ऑफ दैट मिस्टर दीपक उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए वो बैंक से पैसा नहीं ले रहे हैं। देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है मिस्टर दीपक के पास। अभी बात करते हैं ऑप्शन सेकंड के बारे में। मिस्टर दीपक क्या सोच रहे हैं, मैं 2-4 लोगों को पार्टनर बना करके इतने पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता। बात सही है, लेकिन क्यों ना मैं जनरल पब्लिक को ही पार्टनर बना लूं। पार्टनर बनाना मतलब क्या होता है, अपने कंपनी का जो ओनरशिप होता है वो पार्शियली दूसरे को दे देना। उसके बाद से जो मिस्टर दीपक का हिस्सा बनेगा वो मिस्टर दीपक को मिलेगा। उसके बाद से जो बैलेंसिंग रहेगा वो जनरल पब्लिक को दे दिया जाएगा, और इसके लिए जनरल पब्लिक से मिस्टर दीपक पैसा ले लेंगे। मतलब इन शॉर्ट, जनरल पब्लिक को दीपक अपने बिजनेस का पार्शियली मालिकाना हक दे देंगे, और जनरल पब्लिक से पैसा ले लेंगे। दोस्त, इस अरेंजमेंट को शेयर मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म IPO, और इस अरेंजमेंट को प्राइमरी मार्केट के नाम से भी हम जानते हैं। सो आप सोचते रहोगे सच में ऐसा होता है क्या? तो देखिए, मैं आपके सामने ये कुछ डेटा रखता हूं। आप देख सकते हो रिलायंस और डीमार्ट। रिलायंस में 46.63% जो है पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, और डीमार्ट में 25.01% पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। ओके, तो आइए अभी IPO के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले
बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, एक तरफ कंपनी है एबीसी लिमिटेड और मिस्टर दीपक बिजनेसमैन है जिनको प्रमोटर भी कहा जाता है, और दूसरी साइड जनरल पब्लिक है, इन्वेस्टर्स भी जिनको बोला जाएगा। अभी मिस्टर दीपक और एबीसी लिमिटेड क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे इन इन्वेस्टर्स को, जनरल पब्लिक को, और उन लोगों को पार्शियल ओनर बना देंगे कंपनी में। पार्शियल मालिकाना हक इन इन्वेस्टर को मिल जाएगा, और साथ ही ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी में अपने पैसे लगा देंगे, कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। अभी देखिए, इसके बाद कंपनी कितना प्रॉफिट करती है या लॉस इनकर करती है, इसमें मिस्टर दीपक के साथ साथ जनरल पब्लिक जो वो भी हकदार होंगे। मतलब दूसरी तरह बोला जाए तो जिस नाव में सबसे पहले मिस्टर दीपक सवार थे, उस नाव में अभी मिस्टर दीपक के साथ ये जनरल पब्लिक भी सवार हो गए। आइए अभी हम फाइनल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ये इनिशियल पब्लिक ऑफर का। तो देखिए, एक तरफ मिस्टर दीपक हैं और एबीसी कंपनी है, दूसरी तरफ जनरल पब्लिक है। तो सबसे पहले एबीसी कंपनी जनरल पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगी न्यूज़पेपर के थ्रू, बिजनेस चैनल के थ्रू। उसके बाद से जनरल पब्लिक ये प्रॉस्पेक्टर देखेंगे और उसमें से जो इंटरेस्टेड ग्रुप होगा जनरल पब्लिक का, वो कंपनी में एप्लीकेशन देंगे फॉर आईपीओ कि भाई आप हमसे पैसे ले लो और अपनी कंपनी के शेयर्स मुझे अलॉट कर दो। उसके बाद से जो कंपनी होंगी वो इन्वेस्टर को इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे। इसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी में पार्शियल ओनर बना देंगे। और क्योंकि ये जो इन्वेस्टर हैं ये कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, इसीलिए ये इक्विटी शेयर्स होल्डर भी कहलाते हैं। और ये इन्वेस्टर कंपनी को पैसे दे देंगे। अपने केस में ये जो पैसा है 50 करोड़ है। ओके, अभी आइए ये देख लेते हैं कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट्स होता है दोस्तों, जिसमें कंपनी का नेम एंड एड्रेस दिया रहता है, टोटल अमाउंट कितना कंपनी रेज करने वाली है वो दिया रहता है, और कंपनी का बिजनेस प्लान, ये कंपनी पैसा ले रही है जनरल पब्लिक से, कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी वो रहेगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे डिटेल दिए रहते हैं प्रॉस्पेक्टस में। हाउ टू नो अबाउट अपकमिंग आईपीओज। जो नए नए मार्केट में आईपीओ आ रहे हैं, मतलब कि जो कंपनियां हैं ऐसे जनरल पब्लिक से पैसे ले रही हैं उन लोगों को इक्विटी शेयर्स इशू करके, उसके बारे में जनरल पब्लिक को पता कैसे चलेगा। तो देखिए, ये कंपनी के वेबसाइट से मालूम पड़ जाता है। दूसरी बात, एडवर्टीजमेंट ऑन द बिजनेस चैनल। जो भी बिजनेस चैनल है, जैसे कि जी बिजनेस हुआ, वहाँ पे क्या होता है, जो एंकर रहते हैं वो अपने को बताते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, तो हमको वहाँ से भी मालूम पड़ जाता है। या फिर और बहुत सारे ऐसे
फिनेंशियल वेबसाइट्स हैं जैसे कि मनी कंट्रोल हुआ, investing.com हुआ, तो वहाँ से भी हमको मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का IPO आ रहा है। अभी रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग फॉर IPO, अगर आपको IPO के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए फॉर शेयर्स होल्डिंग, और साथ ही साथ आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए फॉर पेइंग फॉर शेयर्स। जो आप शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे उसके लिए पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, तो वो पेमेंट करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। अभी हम देखेंगे शेयर्स क्या होता है, शेयर्स कैपिटल क्या होता है। सो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है। दूसरी तरह से बोला जाए तो कैपिटल मतलब वो पूंजी जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाया है। सोल ट्रेडर के केस में जब मिस्टर दीपक अकेले बिजनेस कर रहे थे तो उसको सोल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो वो सोल ट्रेडर के केस में जो कैपिटल था उसे हम कैपिटल बोलेंगे। पार्टनरशिप के फॉर्म में जो बिजनेस में पैसा लगा था उसे हम पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि पार्टनर्स लोगों ने लगाया है। और कंपनी के केस में जो कंपनी में पैसा लगा होता है, अपने एग्जाम्पल में 100 करोड़, उसे हम शेयर्स कैपिटल बोलते हैं। शेयर्स कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जनरल पब्लिक का छोटा 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 हिस्सा होता है और इसीलिए इसको शेयर्स कैपिटल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो 50 करोड़ मार्केट से दीपक उठाए वो छोटे छोटे अमाउंट में उठाए रहेंगे। ऐसा समझ लीजिए 50 करोड़ को 100 रुपये के टुकड़े में बांटे रहेंगे और मार्केट में 100 रुपये का हिस्सा बेचे रहेंगे। तो वो छोटे हिस्से को हम शेयर्स बोलते हैं। देखिए, इसीलिए शेयर्स को यूनिट ऑफ शेयर्स कैपिटल भी बोला जाता है। मतलब जो शेयर्स है वो शेयर्स कैपिटल का एक हिस्सा है, एक इकाई है। ओके, अभी ये शेयर्स कैपिटल होता है वो तो आपको समझ गया। आशा करता हूँ शेयर्स क्या होता है ये भी आपको समझ गया। अभी देखिए, जो शेयर्स रहता है उस पे दो वैल्यू रहता है। एक फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जो शेयर्स पे क्या लिखा है, जैसे कि 100 रुपीज, 10 रुपीज, 2 रुपीज। और दूसरा होता है इशू प्राइस, वो शेयर्स मार्केट में कितने का इशू हो रहा है। देखिए, 100 रुपये का शेयर्स 110 में भी इशू हो सकता है, 120 में भी इशू हो सकता है। बट ये ध्यान रखिए, 100 रुपये का शेयर्स 100 से कम में नहीं इशू हो सकता है। कंपनीज एक्ट इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। सो कंपनी कितने में ये मार्केट में शेयर्स इशू कर रही है उसे हम इशू प्राइस बोलते हैं। चलिए इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। आफ्टर IPO देखते हैं ABC लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर कैसा हो गया। सो लेट्स से मिस्टर दीपक का 50 करोड़ अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है और जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि मिस्टर ए, उन्होंने 1 करोड़ लगाया है,
मिस्टर बी उन्होंने 1 करोड़ लगाया है, मिस्टर सी उन्होंने 1 करोड़ लगाया है, और जो अदर्स इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन टोटल 47 करोड़ लगाया है। तो इस तरह से एबीसी लिमिटेड में 100 करोड़ लगा हुआ है। ऐसा हम मान के चलते हैं 1 साल के बाद एबीसी कंपनी ने 1 करोड़ एंड 10 लाख अर्न किया, जिसमें से 10 लाख कंपनी ने एज अ डिविडेंड मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी ये डिविडेंड क्या रहता है, कैसा होता है, जब भी कंपनी कमाती है तो कमाई के कुछ हिस्से जो शेयर्स होल्डर्स हैं उनमें बांट देती है, और वो जो बांटे हुए हिस्से होते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं कंपनी का क्या फिनेंशियल स्ट्रक्चर है आफ्टर 1.10 करोड़ अर्न करने के बाद, जिसमें से 0.10 करोड़ डिविडेंड देने के बाद। सो कंपनी का भी नेट वर्थ है 101 करोड़, जिसमें से 100 करोड़ तो कैपिटल है और 1 करोड़ अर्न्ड एंड रिटेन प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो अर्न किया गया और बिजनेस में रिटेन कर लिया गया। अभी देखिए ये जो 100 करोड़ है उसके 2 हिस्से हैं, एक तो प्रमोटर का हिस्सा मिस्टर दीपक का हिस्सा जो 50 करोड़ है, और दूसरे साइड्स जो अदर्स इन्वेस्टर्स हैं उनका हिस्सा वो भी 50 करोड़ है। देखिए प्लस ये जो प्रॉफिट अर्न हुआ है 1 करोड़ का, उसमें भी प्रमोटर्स का हिस्सा होगा, क्योंकि प्रमोटर का पैसा 50% लगा है, तो मिस्टर दीपक का 50% हिस्सा होगा जो 50 लाख होगा, और जो दूसरे 50 लाख है वो अदर्स इन्वेस्टर के होंगे। अच्छा, अब ये देखिए सिचुएशन ऑफ इन्वेस्टर्स, जिसमें मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए ने बिजनेस में 1 करोड़ लगाया था और उनको 1 करोड़ उस पे हिस्सा मिलेगा। मिस्टर बी उन्होंने भी 1 करोड़ लगाया था और उस पे 1 करोड़ उनको हिस्सा मिलेगा। इसी तरह मिस्टर सी को भी 1 करोड़ लगाए थे और उस पे 1 करोड़ हिस्सा मिलेगा। अभी देखिए आगे क्या होता है। ये जो मिस्टर ए है उनको पैसे की जरूरत है, जिसकी वजह से वो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंपनी से लेना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर मिस्टर ए और दूसरी साइड कंपनी, इन्वेस्टर कंपनी से क्या बोल रहे हैं एबीसी से कि मेरा आप पैसा मुझे रिटर्न कर दो, वो भी प्रॉफिट के साथ। ये देखिए कंपनी क्या बोल रही है कि हम आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो मिस्टर ए ने पूछा क्यों ऐसा, हमारा पैसा आप हमको नहीं रिटर्न कर सकते? तो देखिए कंपनी क्या रीजन देती है, क्या लॉजिक देती है कि क्यों नहीं कंपनी मिस्टर ए का पैसा वापस कर सकती। कंपनी बोलती है कि देखिए आप एज अ ओनर पैसा लगाए थे। दूसरी बात, जो आपका पैसा लगा था बिजनेस में, उस पैसे से हमने बिल्डिंग खरीद लिया, इक्विपमेंट खरीद लिया। अगर जो हम आपका पैसा देने गए
तो उस केस में हमको हमारा बिजनेस बंद कर देना पड़ेगा साहब। और सबसे बड़ी बात, जो ओनर होते ना, वो ऐसे बीच में कंपनी को छोड़ करके जाया नहीं करते जब तक कंपनी बंद ना हो जाए। इसीलिए हम आपके पैसे नहीं दे सकते। मतलब एक बात तो तय हो गया कि जो मिस्टर ए है वो डायरेक्ट कंपनी को अपना शेयर्स नहीं बेच सकता। हाँ, अभी देखिए, कंपनी ने मिस्टर ए को एक एडवाइस दिया। कंपनी ने क्या बोला, देखो हम आपके शेयर्स को नहीं खरीद सकते, हाँ, लेकिन आप ऐसे इन्वेस्टर को तो जरूर ढूंढ सकते हो ना जिसको अभी एबीसी कंपनी में पैसा लगाना हो। तो आप एक काम करना, उस इन्वेस्टर को अपना जो मालिकाना हक है, जो तुम्हारा इक्विटी शेयर्स है, उसको बेच दो और उससे पैसे ले लो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ओके, अभी देखिए अदर साइड ऑफ कॉइन, सिक्के का दूसरा पहलू। एक नए इन्वेस्टर हैं मिस्टर एक्स, वो कंपनी में पैसे लगाना चाहते हैं। तो वो कंपनी के पास गए और कंपनी से बोले कि आप हमारे पैसे को कंपनी में इन्वेस्ट कर दो और हमको आप कंपनी का शेयर्स इशू कर दो। तो कंपनी क्या बोलती है, साहब ये भी पॉसिबल नहीं है। बोलते हैं रीजन क्या है। मिस्टर एक्स ने पूछा क्या कारण है, क्या ऐसा लॉजिक है कि आप हमारे पैसे नहीं ले सकते। तो कंपनी बोलती है, सबसे पहली बात, अभी हमको पैसे की जरूरत नहीं है। जब भी हमको पैसे की जरूरत थी तो हम मार्केट में आईपीओ लेकर के आए थे और 50 करोड़ मार्केट से उठाए थे। दूसरी बात, कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना और ओनरशिप लोगों में बांटना नहीं चाहता। जितना बांट दिया 50% वो बहुत है। फर्दर ओनरशिप मैनेजमेंट कंपनी का बांटना नहीं चाहता। कंपनी ने मिस्टर एक्स को एक एडवाइस दी, आप क्यों नहीं ऐसे पर्सन को ढूंढते जो हमारी कंपनी में आईपीओ के थ्रू पैसा लगाया हो, जैसे कि मिस्टर ए, और वो अभी मार्केट से एग्जिट करना चाहता हो, अभी हमारी कंपनी से एग्जिट करना चाहता हो। आप उसको पैसे दे देना और जो उसका शेयर है एबीसी कंपनी में, आप वो ले लेना। आपका भी काम हो जाएगा और मिस्टर ए को पैसे भी मिल जाएंगे। फाइनली शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट से पहले हम मार्केट को समझ लेते हैं। मार्केट क्या रहता है, ये एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेस होता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, जहां पे बायर और सेलर मीट होते हैं और बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। अभी जिस चीज का मार्केट होता है वहां पे वो बिकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कपड़े का मार्केट, तो वहां पे कपड़ा बिकेगा। हम बात करें सर्विस का मार्केट, वहां पे सर्विस बिकेगा। इन द सेम वे शेयर मार्केट, जहां पे कंपनी का मालिकाना बेचा और खरीदा जाता है, कंपनी का शेयर्स बेचा और खरीदा जाता है। जिनके पास कंपनी का शेयर्स है, जिनके पास कंपनी का मालिकाना है, वो कंपनी का मालिकाना बेच देते हैं और दूसरी साइड
जिसको किसी कंपनी में मालिकाना लेना होता है, किसी कंपनी का ओनर बनना होता है, किसी कंपनी का इन्वेस्टर बनना रहता है, उस शेयर्स को खरीद लेते हैं। ये जो शेयर मार्केट है पहले ऑफलाइन चलता था, मतलब कि बायर और सेलर को इन पर्सन मिलना पड़ता था और वो लोग शेयर्स को बेचा और खरीदा करते थे। लेकिन जैसे आगे बढ़ा दुनिया, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ा और जिसके वजह से ये जो शेयर मार्केट है आज फुल्ली ऑनलाइन है। मतलब कि शेयर बेचने के लिए या शेयर खरीदने के लिए आपको लोगों से फेस टू फेस मिलने की जरूरत नहीं। जैसे अमेजोन पे आपको क्या सामान लेना रहता है उससे मतलब होता है, कौन सेलर होता है उससे नहीं। इसी तरह से शेयर मार्केट में जो सेलर है उसको पैसे से मतलब रहता है, इससे मतलब नहीं होता कि कौन ले रहा है। और जो बायर होता है उसको इस बात से मतलब होता है कि वो कौन सी कंपनी का शेयर्स खरीद रहा है, किस प्राइस से खरीद रहा है, ना कि सेलर कौन। ओके, सो हमारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, एक तरफ है मिस्टर ए और दूसरी तरफ है मिस्टर एक्स। ये दोनों कंप्यूटर के थ्रू शेयर मार्केट में लॉगिन किए और एक दूसरे से मिले ऑनलाइन। और मिस्टर ए ने अपना शेयर्स बेच दिया और मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया। ओके, अभी बात ये आता है कि जो मिस्टर एक्स है मिस्टर ए को कितना देंगे। क्या एग्जैक्टली 1 करोड़ 1 लाख देंगे या 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा देंगे या फिर 1 करोड़ 1 लाख से कम देंगे। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है बायर एंड सेलर के परसेप्शन पे। अगर मिस्टर एक्स को ऐसा लगता है कि जो एबीसी कंपनी है ना वो बहुत ही अच्छा करने वाली है, जो 1.1 करोड़ शेयर में लगा है ना एबीसी के, उसको वो 2 साल में उस पे 20 से 25 लाख कमा लेंगे, तो मिस्टर एक्स 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा दे सकते हैं। दूसरी साइड अगर मिस्टर एक्स को ऐसा लगा कि नहीं नहीं नहीं, एबीसी में दम नहीं है, मिस्टर दीपक में जो उसके प्रमोटर हैं उनमें दम नहीं है, कंपनी नहीं चलेगी ज्यादा, तो उस केस में ऐसा होगा कि मिस्टर एक्स मिस्टर ए को 1.1 करोड़ से भी कम दे। सो दिस टोटली डिपेंड अपॉन द बायर एंड सेलर परसेप्शन, मार्केट कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, शेयर मार्केट को समझाने के लिए मैंने जो एग्जाम्पल आपके सामने रखा वो इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर का था। जो शेयर मार्केट में शेयर्स बेचा और खरीदा जाता है वो बोली लगा करके बेचा और खरीदा जाता है। एक तरफ पूरे बायर्स होते हैं, दूसरी तरफ पूरे सेलर्स रहते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। जो बायर रहते हैं वो बाय करने के लिए बोली लगाते हैं और क्योंकि इन लोगों के पास से पैसा जाना है तो ये चाहेंगे कि कम जाए, तो बायर कम से कम प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो सेलर होते हैं वो सेल करने के लिए बोली लगाते हैं और सेलर के पास क्योंकि पैसा आने वाला रहता है, ये सोचते हैं
ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आ जाए। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पे बायर और सेलर दोनों आकर के एग्री ना हो जाए, तब तक वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कुछ भी खरीदने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप शर्ट खरीदने जाते हो, तो आप बोलते हो 500 का, शॉपकीपर बोलता है 800 का। देखिए, जो आप बोले उस पे भी नहीं ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो शॉपकीपर बोला उस पे भी नहीं ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा। समझ लीजिए, थोड़ा आप आगे गए, आपने बोला 750 और उसने भी बोला ठीक है 50 रुपया मैं छोड़ देता हूँ, 750 पे ले लो। तो देखिए, वो प्राइस जिस पे आप और शॉपकीपर एग्री हुआ उसी पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ। सेम इसी तरह से स्टॉक मार्केट में होता है, बस फर्क इतना है कि स्टॉक मार्केट में एक तरफ बस एक सेलर नहीं रहते, जितने लोग बेचना चाहते हैं वो सब होते हैं, और दूसरी तरफ एक बायर नहीं होता, जितने लोग खरीदना चाहते हैं वो सब होते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक स्क्रीनशॉट के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो ये डॉक्टर रेड्डी के शेयर का स्क्रीनशॉट है, जहां पे एक तरफ बायर्स हैं, दूसरे तरफ सेलर्स हैं। ये देखिए, बायर्स क्या बोलते हैं, जो पहला बायर है वो बोल रहा है कि मुझे 17 क्वांटिटी चाहिए एट द रेट ऑफ 5029.15। दूसरा जो सेलर्स है वो क्या बोल रहा है कि मुझे 2 क्वांटिटी बेचना है एट द रेट ऑफ 5035। देखिए, इन दोनों के प्राइस में डिफरेंस है, तो इस प्राइस पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। जिस प्राइस पे ये दोनों आकर के मिल जाएंगे वो प्राइस पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होएगा और वही शेयर्स का प्राइस होगा। चलिए अभी हम देखते हैं क्यों शेयर्स का प्राइस बढ़ता है और क्यों शेयर्स का प्राइस घटता है। तो देखते हैं क्यों शेयर्स का प्राइस बढ़ता है। सो देखिए, अगर जो इन्वेस्टर को ऐसा लगे कि कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो उस केस में उन लोग को हिस्सा ज्यादा मिलेगा, तो इसके वजह से कंपनी का शेयर्स का भाव बढ़ेगा। दूसरा कारण, अगर गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ रही है, गवर्नमेंट के ऐसे नियम कानून आ रहे हैं विच आर in the favor of the business environment, in that particular case the price of shares will increase. तीसरी बात देखें, गुड इकोनॉमिक कंडीशन। कोई भी ऐसा बात या कोई भी ऐसी चीज है जिसके वजह से अपने देश पे अच्छा इम्पैक्ट होगा, तो उसके वजह से बट ऑब्वियस जो कंपनीज हैं उनको ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से रन कर पाएंगे, तो जिसके वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, तो इसीलिए शेयर्स का भाव बढ़ेगा। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं शेयर्स के भाव बढ़ने के। देखते हैं अभी शेयर्स के भाव घटते क्यों हैं। तो सबसे पहली बात, कंपनी जो है वो लॉस इनकर कर रही है, शेयर होल्डर्स को ऐसा लग रहा है कि लॉस इनकर हो रहा है कंपनी में, तो उस केस में उस शेयर्स का भाव घटेगा। गवर्नमेंट ऐसे नियम कानून के साथ आया जिसके वजह से कंपनी को लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस पे पहले 12% जीएसटी लगता था, अभी जीएसटी एक्ट में चेंजेस हुआ जिसके वजह से उसके प्रोडक्ट पे अभी 18% जीएसटी लगेगा।
तो जिसके वजह से प्रॉफिट कंपनी का इम्पैक्ट होएगा, गिरेगा, तो शेयर्स के भाव पे भी इसका एडवर्स इम्पैक्ट होएगा। तीसरा, बैड इकोनॉमिक कंडीशन, कोई भी चीजें जिससे देश पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि वॉर हो गया, जैसे कि ये कोरोना वायरस आ गया, सो वो सब में क्या होएगा, मार्केट अच्छे से चलेगा नहीं, डिस्टर्ब रहेगा, तो कंपनी प्रॉफिट नहीं करेंगी, कंपनी का बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, तो उस केस में शेयर प्राइस डिक्रीज होगा। चलिए अभी देख लेते हैं ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स होते हैं। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जिनको शेयर मार्केट का नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। दे डोंट नो इन विच कंपनी दे शुड इन्वेस्ट सो दैट दे कैन अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न, and since they are not knowing, there is a risk that they might incur the loss by investing in a company. So वो क्या करते हैं, वो खुद से पैसे नहीं इन्वेस्ट करते, वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं। ये म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है जो लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, लोगों से पैसा पूल करता है। जिनको शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करना रहता है, लेकिन जिनको ये नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। एक म्यूचुअल फंड मैनेजर रहता है, उसको पूरा मार्केट का नॉलेज रहता है, जिसकी वजह से वो लोगों का पैसा शेयर मार्केट में अच्छे से लगाता है। और उसके बाद से वो जो शेयर मार्केट में स्टॉक में पैसा लगा है, स्टॉक को सिक्योरिटी भी बोलते हैं, वो जो सिक्योरिटी में पैसा लगा है उस पे प्रॉफिट कमाता है, और वो प्रॉफिट अपना हिस्सा म्यूचुअल फंड कुछ रखने के बाद, कुछ म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंसेस है वो रखने के बाद और सभी इन्वेस्टर को रिटर्न कर देता है। इन शॉर्ट, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जिन इन्वेस्टर को नॉलेज नहीं है मार्केट का, वो इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। तो बोला जा सकता है कि शेयर मार्केट में हम दो तरह से पैसा लगा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके सिक्योरिटी खरीद लें, या हमको नहीं मालूम है तो हम क्या करें, हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो मार्केट में शेयर्स में पैसे लगाएंगे, और उस पे जो रिटर्न रहेगा वो हमको कमा करके देंगे। अभी देखिए, जब कंपनी आईपीओ लेकर के आती है, तो जब भी कंपनी आईपीओ लेकर के आती है तो उसी समय पे कंपनी अपने आप को शेयर मार्केट में रजिस्टर कर लेती है। शेयर मार्केट में रजिस्टर कर लेती है सो दैट जो आईपीओ के थ्रू लोगों को शेयर मिला, वो जब चाहे तब स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। ठीक है, जब भी आईपीओ के थ्रू पैसा रेज होता है तो उसे हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, और जब इन्वेस्टर एक दूसरे से ट्रेड करते हैं तो उसे हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी। एनएससी का जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है, और जो बीएससी का इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। वैल्यू ऑन 22 अक्टूबर 2020, निफ्टी
11,896, सेंसेक्स 40,558। कितने स्टॉक हैं इस इंडेक्स में? तो अगर जो मैं निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे 50 स्टॉक है, और सेंसेक्स की बात करूं तो यहाँ पे 30 स्टॉक है। बेस वैल्यू, निफ्टी का बेस वैल्यू 1000 था और सेंसेक्स का बेस वैल्यू 100 था। बेस ईयर की बात की जाए तो निफ्टी का बेस ईयर 1995 था, वेराज सेंसेक्स का बेस ईयर 1978 था। तो देख सकते हो दोस्त, इतने दिनों में स्टॉक मार्केट कहां से कहां तक पहुंचा है। ओके, अभी हम इस बात को जानने जा रहे हैं कि ये निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, या फिर दूसरी तरह से बात की जाए तो इंडेक्स क्या होते हैं। नॉर्मली आप बिजनेस चैनल पे सुनते रहते हो कि निफ्टी बढ़ गया, सेंसेक्स घट गया, तो एक्चुअली ये क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। तो ये जो निफ्टी है या सेंसेक्स है, ये ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट दिखाते हैं। ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, इसके बारे में ये डिनोट करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो निफ्टी 50 ग्रीन में दिखेंगे, और अगर जो मार्केट नीचे जाएगा तो निफ्टी 50 रेड में दिखेंगे। ओके, सेम सिचुएशन सेंसेक्स के साथ भी होगा। अगर जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स बढ़ रहा है तो अपने इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है। अगर निफ्टी 50 और सेंसेक्स घट रहा है तो अपनी इकोनॉमी के लिए बुरी बात होती है। देखते ही आइए ये देख लेते हैं क्या एडवर्स इफेक्ट आया कोरोना का हमारे स्टॉक मार्केट पे। तो बिफोर टू दिस अपना जो निफ्टी था वो 12,400 पे था, और जैसे ही कोरोना इंडिया में आया, इंडिया में फैलना स्टार्ट हुआ, तो शेयर मार्केट गिरता गया और निफ्टी 12,400 से साहब 7,522 तक गिर गया, जो इंडियन मार्केट के लिए बहुत बुरी खबर थी। अराउंड 45% गिर गया। अभी आज देखें तो मार्केट संभलने का ट्राई किया है, और अभी मार्केट नियर टू 12,000 ट्रेड कर रहा है। आशा है बहुत जल्दी 12,000 के इस लेवल को निफ्टी पार कर जाएगा। अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए ये जान लेते हैं, ये जो शेयर मार्केट है इंडिया का, उस पे वॉच कौन रखता है, मतलब उसको रेगुलेट कौन करता है, मतलब ये कौन देखता है कि कोई इंडियन मार्केट में फ्रॉड ना कर दे, ये कौन देखता है कि कोई कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो कुछ गलत ना कर दे। तो ये सभी जिम्मेदारियां इंडिया में सेबी निभाता है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका ये काम है शेयर मार्केट को रेगुलेट करते रहें और ये देखते रहें कि यहाँ पे कोई फ्रॉड ना होने पाए। लेकिन आप जानते हो ना साहब, ये इंडिया है, लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा ही लेते हैं, और ये इंडियन मार्केट में भी हुआ है। अगर जो हम बात करें फ्रॉड की, तो आपके सामने कुछ मैं पॉपुलर फ्रॉड रखता हूं जो इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में हुए। सबसे पहला फ्रॉड हर्षद मेहता केस, बहुत फेमस है। अभी तो इस पे वेब सीरीज भी आ गया, और मालूम है वो वेब सीरीज इतना पॉपुलर हुआ कि उसके पीछे रह गया गेम्स ऑफ थ्रोन। दूसरा बात करें तो सत्यम केस,
और देखें तो ऐसे बहुत छोटे मोटे फ्रॉड हुए, जैसे कि सहारा इंडिया हो गया, देन पीएनबी केसेस हो गए। ओके, सो जैसा कि आपके साथ मैंने डिस्कशन किया, तो इससे हमको ये मालूम पड़ा कि शेयर मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है। और इसी वजह से हम डायरेक्ट एनएससी और बीएससी से डील नहीं कर सकते। एनएससी और बीएससी से डील करने के लिए हमको फिनेंशियल ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता है। हमको फिनेंशियल ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कराना रहता है और उसके बाद ही हम शेयर्स को बेच और खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिया में कौन कौन पॉपुलर शेयर ब्रोकर अवेलेबल हैं। तो जीरोधा है, शेर खान है, एंजल ब्रोकर है, मोतीलाल ओसवाल है और बैंक्स भी डीमैट अकाउंट ओपन करा करके देते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है। तो चलिए अभी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।